नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वो जारी रहेगी और जो मेरा अंतिम वीडियो था वो था सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट 2017 के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट 2017 के बारे में। सेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017, इसका जो टाइटल है दोस्तों, इसका टाइटल है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अंडर GST। लास्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग ये देखे थे कि ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कैसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और कैसे बोर्ड अपॉइंट करती है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। उन्हीं ऑफिसर्स के पावर की चर्चा सेक्शन 5 करता है। सेक्शन 5 में 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। जो पहला बिंदु है वो क्या है? वाट एवर द पावर्स गिवन बाय बोर्ड टू द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, they can exercise that and discharge their duties with subject to certain conditions and limitations of the board। क्या बोल रहा है कि जो भी पावर उन्हें बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है, बोर्ड यानी कि CBIC, जो भी पावर उन्हें दिया जा रहा है, उन सारे पावर को ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने ड्यूटी को वो निभा सकते हैं। तो लेकिन पावर को एक्सरसाइज करने में बोर्ड क्या करती है कि कुछ कंडीशंस लगा देती है, कुछ लिमिटेशंस लगा देती है। तो उन लिमिटेशंस के दायरे में रहकर ही जो ऑफिसर्स हैं उन्हें अपना पावर एक्सरसाइज करना है और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एन ऑफिसर कैन ask their subordinate to discharge their duties and exercise their powers। मतलब अगर सपोज दैट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं तो वो जो अपना जो पावर एक्सरसाइज करने वाले हैं कर सकते हैं, अपना जो ड्यूटी परफॉर्म करने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं? वो प्रिंसिपल कमिश्नर को भी दे सकते हैं, चीफ कमिश्नर को भी दे सकते हैं। तो हायरार्की में जो उनके सबऑर्डिनेट में है उनको वो अपना पावर एक्सरसाइज करने के लिए दे सकते हैं और अपना जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने के लिए अपने दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्त, द कमिश्नर में डेलीगेट हिज पावर्स टू देयर सबऑर्डिनेट। जो अभी हम लोग चर्चा किए, ऑफिसर्स भी कर सकते हैं और कमिश्नर्स भी कर सकते हैं, अपने पावर को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि अपीलेट अथॉरिटी shall not give their powers to exercise or discharge of their duties on any other officer of central tax। अपीलेट अथॉरिटी के बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं संक्षेप में आपको ये बता दूं कि अपीलेट अथॉरिटी क्या होता है। दोस्तों, CIT अपील्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। CIT अपील्स है एक अपीलेट अथॉरिटी, सपोज दैट। तो जो अपीलेट अथॉरिटी है दोस्त, उनका काम क्या है? अपील्स को डिस्कस करना, अपील्स को डिसमिस करना, अपील्स के बारे में जो अपील्स उनके ऊपर उनके सामने लगाई गई है उसको परफॉर्म करना, राइटली परफॉर्म करना। तो वो कह रहे हैं कि अपीलेट अथॉरिटी जो भी है, बोर्ड के अपीलेट अथॉरिटी जो भी हैं, वो अपना पावर या अपना जो ड्यूटी है वो किसी अदर ऑफिसर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कमिश्नर हैं, जो हमारे अदर ऑफिसर्स हैं, वो लोग कर सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु था हमारा सेक्शन 5 से रिलेटेड। सेक्शन 5 से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं सेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट 2017। सेक्शन 6 क्या बोलता है दोस्तों? सेक्शन 6 बोलता है, जो इसका टाइटल है वो ये है, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। दोस्तों, ऑफिसर्स 2 तरीके से अपॉइंट होते हैं। आप लोगों ने UPSC का नाम सुना होगा और आप लोगों ने स्टेट PCS का भी नाम सुना होगा। तो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप ले लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, टैक्सेशन हो, पुलिस हो, कहीं पर भी आप ले लीजिएगा, वहाँ पर 2 टाइप के सर्विसेज होते हैं। एक तो सेंट्रल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ होते हैं और एक होते हैं स्टेट
स्टेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनका नियुक्ति जो है वो स्टेट करती है। स्टेट अपने अकॉर्डिंगली वैकेंसीज निकालती है और उससे होता है। तो जैसे अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में हमारे पास कौन कौन से एक्ट लागू हैं? CGST एक्ट 2017, SGST एक्ट जो कि डिफरेंट स्टेट के लिए बनाई गई है, UTGST एक्ट जो कि यूनियन टेरिटरीज़ के लिए बनाई गई है। सब सारे जो स्टेट हैं वो अपना अपना GST एक्ट बनाए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बहुत सारी हल्का फुल्का डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे जब हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 ये बोलता है कि वैसे ऑफिसर्स जिनकी नियुक्ति स्टेट ने की है, स्टेट GST ऑफिसर हो गए, या जिनकी नियुक्ति यूनियन टेरिटरीज़ ने की है, UTGST ऑफिसर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इस एक्ट के माध्यम से सेक्शन 6 में ये प्रावधान दिया गया है कि बहुत सारे ऑफिसर जो कि स्टेट GST के अंदर आते हैं, बहुत सारे ऑफिसर जो UTGST के अंदर आते हैं, उन लोगों को भी CGST एक्ट के अंदर काम करने की इजाज़त दी जाती है। उसके बारे में सेक्शन 6 बोलता है कि क्या प्रावधान है। तो पहला पॉइंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, इसमें टोटल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट स्टेट GST ऑफिसर्स, UTGST ऑफिसर्स एज द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, मतलब अंडर CGST एक्ट। मतलब स्टेट GST के कुछ ऑफिसर्स थे, UTGST के कुछ ऑफिसर्स थे, उन लोगों को क्या किया? सेंट्रल GST एक्ट के तहत अपॉइंटमेंट कर दिया। तो ये यहाँ पर सेक्शन 6 बोल रहा है कि अगर GST काउंसिल जो है उनके रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेट GST ऑफिसर और UTGST ऑफिसर्स को सेंट्रल GST एक्ट के तहत ऑफिसर अपॉइंट कर दिए विथ सर्टेन कंडीशंस और लिमिटेशंस तो रहते ही हैं किसी भी अपॉइंटमेंट में। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? बोलता है इफ़ एनी प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू ऑर्डर अंडर CGST एक्ट, he can also issue orders under SGST Act, UTGST Act, under intimation to the jurisdictional officer of state tax और UT tax। क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑफिसर है जो कि CGST एक्ट के तहत उसकी अपॉइंटमेंट हुई है और अगर वो कोई ऑर्डर इशू कर रहे हैं CGST एक्ट के तहत, तो उन ऑफिसर्स को यह पावर है कि वो जो ऑर्डर है वो SGST एक्ट में भी इशू कर सकते हैं और UTGST एक्ट के तहत भी इशू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उस ऑर्डर का जो इंटीमेशन है उन्हें किसको देना पड़ेगा? जो उस जुरिस्डिक्शन का ऑफिसर है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। सपोज दैट एक A नाम का आदमी जो है वो CGST के एक्ट के तहत एक ऑर्डर इशू करते हैं, एक ऑफिसर हैं वो ऑर्डर इशू करते हैं, उसी सेम ऑर्डर को A क्या करते हैं? SGST एक्ट के तहत इशू करते हैं। इशू उन्होंने कर दिया, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो जो एरिया है, जिस एरिया के जुरिस्डिक्शन में वो फॉल करता है, उसके जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर हैं उनको केवल इंटीमेशन देना पड़ेगा, तो उनके पास ये अधिकार है। तीसरा पॉइंट है दोस्त, व्हेन अ प्रॉपर ऑफिसर इनिशिएटेड एनी प्रोसीडिंग्स अंडर स्टेट GST एक्ट, UTGST एक्ट, then the same proceedings cannot be initiated under CGST एक्ट। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि पहला तो वो बोला, जो दूसरा पॉइंट था कि अगर कोई ऑर्डर CGST एक्ट में आप इशू कर रहे हैं, जो CGST एक्ट के ऑफिसर हैं, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं? वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं SGST एक्ट और UTGST एक्ट में भी। लेकिन तीसरा क्या बोला कि कोई अगर प्रॉपर ऑफिसर हैं, अगर कोई ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, किसके तहत? स्टेट GST एक्ट के तहत या UTGST एक्ट के तहत, तो प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट हो गया ना। अब वही बोल रहा है कि सेम प्रोसीडिंग्स को CGST एक्ट के तहत आप इनिशिएट मत करिए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसीडिंग्स को दोनों एक्ट के तहत इनिशिएट करके क्या फ़ायदा है? एक प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट आपका हो गया। लेकिन दूसरे पॉइंट में हम लोग ऑर्डर की बात किए, तो ऑर्डर आप इशू कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीडिंग्स आपने एक बार इशू कर दिया तो बस थम जाइए, दोबारा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा बिंदु क्या है दोस्तों कि एनी प्रोसीडिंग्स फॉर
rectification, appeal and revision of any order passed by any officer appointed under the CGST Act shall not lie before an officer appointed under SGST Act और UTGST Act। हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, चर्चा करेंगे हम लोग रेक्टिफिकेशन क्या होता है, अपील क्या होता है, रिवीजन क्या होता है। फिलहाल ये समझिए कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स CGST एक्ट के तहत किसी ऑफिसर ने इनिशिएट की हुई है, किससे रिलेटेड, तो रेक्टिफिकेशन हो गया, रिफंड हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, अपील हो गया और रिवीजन हो गया। इन 3 चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई प्रोसीडिंग्स CGST एक्ट के तहत जो ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उन्होंने अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की है तो उस प्रोसीडिंग को कोई भी स्टेट GST एक्ट और UTGST एक्ट के ऑफिसर के पास वह लाए नहीं करेगा, वो लोग उसमें एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ कौन कर सकते हैं, प्रॉपर ऑफिसर अंडर CGST एक्ट। हाँ, ये बात अलग है कि CGST एक्ट के तहत अगर हम किसी को अगर हम लोग अपॉइंट कर दिए हैं सेक्शन 5 के तहत तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिसर केवल स्टेट GST एक्ट में है और UTGST एक्ट में काम कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट CGST एक्ट में नहीं हुआ है, तो वो लोग जो हैं CGST एक्ट के तहत रेक्टिफिकेशन, अपील एंड रिवीजन के जो प्रोसीडिंग्स हैं अगर एक बार इनिशिएट कर दिया गया है तो उनके सामने वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट 2017 का। चूँकि थोड़ी जटिलताएँ थी इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा मुझे समझाने के लिए, और फिर से मैं आऊँगा आप लोगों के सामने एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और हम लोग इसी सेक्शंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 6 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, आप अच्छे से रहें, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ कुशल मंगल हो, आप दिन दुना रात चौगुना अपना तरक्की करें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।